स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्वनाम को कंप्लीट करा था, आज की क्लास में हम एक और विकारी शब्द पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है क्रिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लास्ट क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज हमारा हिंदी का जो अगला टॉपिक है, जो अगला विकारी शब्द होने वाला है, उसका नाम क्या है बेटा? क्रिया। क्या नाम है? क्रिया। बच्चों को कई बार क्रिया से संबंधित क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। आप एक बार इस वीडियो को सुचारू रूप से देखिएगा और इसके बाद विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिएगा। आपको आसानी से सब समझ में आ जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बेटा क्रिया। क्रिया सबसे पहले समझ लेते हैं किस प्रकार का शब्द है। तो जैसा कि लास्ट क्लास में आपने पढ़ रखा था, क्रिया एक प्रकार का विकारी शब्द है। अब बार बार उन शब्दों पर चर्चा नहीं करेंगे कि विकारी शब्द किन्हें कहेंगे, जिनमें लिंग वचन कारक और काल के आधार पर परिवर्तन किया जा सके, विकार उत्पन्न किया जा सके। ऐसे शब्दों को हम लोग किस श्रेणी में रखते हैं? विकारी शब्द की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया के बारे में। तो सबसे पहले क्रिया की परिभाषा को जान लेना जरूरी है कि क्रिया कहते किसे हैं। तो जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अगला पॉइंट इसमें याद रखने वाली महत्वपूर्ण चीज है कि जो क्रिया है, क्रिया को संस्कृत भाषा में, किस भाषा में बेटा? संस्कृत भाषा में धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धातु। क्रिया को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि जो हिंदी है उसकी अगर आदि जननी पर चर्चा करें तो आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत से बढ़ते 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 आज हम लोग हिंदी तक पहुंचे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, औहट, पुरानी हिंदी और फिर आज की जो हिंदी है उसे आधुनिक हिंदी की श्रेणी में रखा गया। तो अगर हम लोग हिंदी की आदि जननी, हिंदी की माता या हिंदी को जन्म देने वाली भाषा की बात करें तो हिंदी को जन्म देने वाली भाषा है बेटा संस्कृत। तो जैसा कि लिखा है, क्रिया को संस्कृत में धातु कहा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रिया के मूल रूप को, जैसा कि क्रिया को संस्कृत में क्या कहा जाता था? धातु। उन्हीं संस्कृत के शब्दों को, उन्हीं संस्कृत में प्रयोग किए जाने वाली क्रियाओं को हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो उन्हें हम लोग नाम दे देते हैं क्रिया। क्रिया के मूल रूप को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 बार पेपर में आया हुआ है। क्रिया के मूल रूप को बेटा क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब किस प्रकार से ये क्रिया हिंदी में परिवर्तित होती है? तो ये लिखा है धातु, और धातु में बेटा जब भी हम प्रत्यय लगाएंगे, क्या लग जाएंगे बेटा? प्रत्यय, तो बन जाएगी क्रिया। जब भी धातु में प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा तो क्या बन जाएगी? क्रिया। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे संस्कृत में पढ़ एक धातु है और इसमें हम लोगों ने ना प्रत्यय का प्रयोग कर दिया, तो बेटा क्रिया बन गई पढ़ना। ठीक उसी प्रकार संस्कृत में लिख एक धातु है और ना प्रत्यय का प्रयोग कर दिया तो क्रिया बन गई लिखना। तो संस्कृत में प्रयोग किए जाने वाले धातु को जब हम लोग प्रत्यय के साथ या कुछ परिवर्तन के साथ एक नए शब्द को जन्म देते हैं तो उसी शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया। कई बार पेपर में प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से क्रिया को पहचानें। तो जब आपको 4 शब्द दे हूं, ऑप्शन में 4 शब्द दिए हों और आपको क्रिया पहचानने को कहे, तो पहचान का सबसे आसान तरीका होता है, क्रिया पहचान का सबसे आसान तरीका होता है, लास्ट में ना लगा होगा। क्या लगा होगा बेटा? ना। जब भी किसी शब्द के लास्ट में ना लगा होगा, अगर केवल शब्द आ रहा है तब, जब भी किसी शब्द के अंत में क्या लगा होगा बेटा? ना लगा होगा, तो आप समझ जाना कि भैया ये क्रिया की बात कर रहा है। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, खेलना, दौड़ना, हंसना, रोना, सब में आप देखेंगे लास्ट में ना लगा हुआ है। तो जब भी किसी शब्द के अंत में ना लगा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं।
तो क्रिया थी क्या बेटा? तो सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन देखी क्रिया किसे कहते हैं। तो बेटा जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या देखा? क्रिया को संस्कृत में धातु कहा जाता है। संस्कृत भाषा में क्रिया को क्या कहते हैं? धातु। उसी धातु में जब हम प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं या विकार उत्पन्न करते हैं तो उससे हिंदी भाषा में किसका जन्म होता है? क्रिया का जन्म होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, एग्जाम्स में दसियों बार पूछी गई है बेटा कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल रूप का मतलब जिससे जन्म हुआ हो। तो ये क्रिया है, क्रिया का मूल जन्म किससे हुआ है? धातु से। कैसे जन्म हुआ है? जब धातु में प्रत्यय को जोड़ा तो क्या बन गई बेटा? क्रिया बन गई। और पहचान भी देख ली, जब भी किसी शब्द में क्रिया को पहचानने की बात कहेगा तो लास्ट में आप देखेंगे ना प्रत्यय अगर लगा हुआ है तो बेटा वो क्रिया हो जाएगी, और जिसमें नहीं लगा है वो क्रिया नहीं होगी। अब हम लोग क्रिया का वर्गीकरण पर चर्चा करते हैं, क्रिया के भेदों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिया का वर्गीकरण। ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्रिया का वर्गीकरण। क्रिया का वर्गीकरण एग्जाम में आप देखेंगे, प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो क्रिया का वर्गीकरण हम लोग करेंगे वो बेटा हम लोग करने वाले हैं कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। सबसे पहला क्रिया का वर्गीकरण करेंगे कर्म के आधार पर। आधार पर। दूसरा जो क्रिया का वर्गीकरण करेंगे वो करेंगे काल के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? काल के आधार पर। और तीसरी और अंतिम जब हम क्रिया का वर्गीकरण करेंगे तो इस क्रिया के वर्गीकरण को हम कहेंगे संरचना या फिर रचना के आधार पर। संरचना और या फिर बेटा रचना के आधार पर। तो क्रिया का वर्गीकरण हम इस चैप्टर में 3 टाइप से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा है काल के आधार पर, तीसरा है बेटा संरचना के आधार पर। तो सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। सबसे पहली आएगी सकर्मक क्रिया। कौन सी आएगी बेटा? सकर्मक क्रिया। और दूसरी आएगी बेटा अकर्मक क्रिया। सबसे पहली कौन सी आएगी? सकर्मक क्रिया, और दूसरी कौन सी आएगी? अकर्मक क्रिया। फिर आगे चलकर बेटा जब हम सकर्मक क्रिया का भी वर्गीकरण पढ़ेंगे तो सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद हो जाएंगे, वो भी आपको याद रखने हैं। एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और दूसरा भेद क्या होगा बेटा? द्विकर्मक। द्विकर्मक। तो ये था वर्गीकरण कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया को बस हम इतना ही पढ़ने वाले हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, पहली सकर्मक और दूसरी कौन सी? अकर्मक। सकर्मक के भी 2 भेद होते हैं, पहला आएगा एक कर्मक और दूसरा कौन सा आएगा? 2 कर्मक। तो ये था कर्म के आधार पर। अभी इनको बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगला है बेटा काल के आधार पर। काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ क्या होता है बेटा? समय। इस अर्थ को भी याद रखेंगे कि जो काल शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? समय। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होने वाले हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला आएगा भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया। दूसरे पर चर्चा करेंगे बेटा तो आएगा वर्तमान कालिक क्रिया। तो दूसरा भेद कौन सा आएगा बेटा? वर्तमान कालिक क्रिया। और तीसरा और अंतिम जो आएगा वो आएगा भविष्य कालिक क्रिया। तीसरा कौन सा आएगा? भविष्य कालिक क्रिया। तो काल के आधार पर हमने क्रिया के कितने भेद पढ़े? 3 भेद पढ़े। सबसे पहला था भूतकालिक क्रिया, दूसरा था वर्तमान कालिक क्रिया, और तीसरा कौन सा था बेटा? भविष्य कालिक क्रिया। अब हम लोग संरचना और रचना, रचना का मतलब
किस किस प्रकार से हम क्रिया को बना सकते हैं, उसके आधार पर क्रिया का वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहली अगर हम लोग देखेंगे सरल क्रिया, कौन सी है बेटा? सरल क्रिया। संरचना के आधार पर जो सबसे पहली है वह कौन सी है? सरल क्रिया। दूसरी पर अगर चर्चा करेंगे तो आएगी संयुक्त क्रिया। कौन सी आएगी? संयुक्त क्रिया। तीसरे अगर क्रिया की संरचना के आधार पर भेद पर चर्चा करेंगे तो आएगी नाम धातु क्रिया। कौन सी आएगी? नाम धातु। चौथी अगर संरचना के आधार पर चर्चा करेंगे तो आएगी नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया। पांचवी अगर चर्चा करेंगे तो आएगी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। छठे अगर भेद पर चर्चा करेंगे तो आएगी बेटा कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया। और अगर सातवें भेद पर चर्चा करेंगे तो आएगी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। और आठवें अगर भेद पर चर्चा करेंगे तो आएगी अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया। तो संरचना या फिर रचना के आधार पर आने वाले समय में हम इन भेदों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली कौन सी है? सरल। दूसरी कौन सी है? संयुक्त। तीसरी नाम धातु। चौथी नाम बोधक। पांचवी सहायक क्रिया। छठी कृदंत क्रिया। सातवीं पूर्वकालिक क्रिया और आठवीं है अपूर्ण क्रिया। तो संरचना और रचना के आधार पर हम लोग क्रिया के कितने भेदों को पढ़ने वाले हैं? 8 भेदों को पढ़ने वाले हैं। तो ये था क्रिया का वर्गीकरण। सबसे पहले हम लोगों ने क्रिया को वर्गीकृत करा है बेटा कर्म के आधार पर। दूसरे में हम लोगों ने करा है काल के आधार पर। तीसरे भाग में हम लोगों ने करा है संरचना और रचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग क्रिया का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं कर्म के आधार पर। एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन पूछने का तरीका भी अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो क्रिया का वर्गीकरण सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं बेटा कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर हम लोग क्रिया का वर्गीकरण देखने वाले हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया किस प्रकार से वर्गीकृत होती है। तो सबसे पहला आएगा कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। तो शुरुआत में ही देखा कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। क्या पॉइंट रखेंगे याद? कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 बेटा। पहला कौन सा है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। और दूसरा भेद कौन सा होता है बेटा? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं बेटा? 2। सबसे पहला है सकर्मक और दूसरा कौन सा है? अकर्मक। आज की क्लास में हम सबसे पहले वाले भेद पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है सकर्मक क्रिया। सबसे पहला भेद हम लोग चर्चा करने वाले हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। सबसे पहला भेद कौन सा है? सकर्मक क्रिया। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ढेर सारी कंफ्यूजन्स इस क्रिया के इस प्रारूप में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप ध्यान से सारी बातों को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलेंगे और क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे तो आपके सारे संदेह दूर होते चले जाएंगे धीमे धीमे कर कर। समय लगेगा, चीजें समय लेती ही लेती हैं। आपको भरपूर समय देना पड़ेगा, तब आपके हिंदी में निखार आने की शुरुआत हो जाएगी। तो सबसे पहले आएगी सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जैसा कि आपको शब्द से ही पता लग रहा होगा, सकर्मक। अगर इस शब्द का संधि विच्छेद करें तो सा प्लस कर्म। सा प्लस कर्म। सा का अर्थ क्या होता है? सहित। सा का अर्थ क्या होता है? सहित। कर्म का अर्थ कर्म ही होता है। तो ऐसी क्रिया जिसमें क्या जुड़ा हो?
कर्म जुड़ा हो। तो ऐसी क्रिया, यहीं से एक छोटी सी परिभाषा, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म जुड़ा होता है, ऐसी क्रिया जिसमें क्या जुड़ा होता है बेटा, कर्म जुड़ा होता है, ऐसी क्रिया को हम लोग कौन सी क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब थोड़ी किताबी भाषा भी सीख लेते हैं, जैसा कि आपको अच्छी अच्छी किताबों में परिभाषाओं के रूप में लिखा हुआ मिलता है, तो आपको समझ में नहीं आती हैं चीजें। बस आप मेरे 2-3 पॉइंट्स को याद रखेंगे और विश्वास रखेंगे, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, क्रिया का फल हमेशा अपने आगे आने वाले पर पड़ता है। एक पॉइंट और याद रखेंगे, क्रिया का फल, फल को प्रभाव भी कह सकते हैं बेटा, प्रभाव हमेशा अपने आगे आने वाले, अपने आगे आने वाले पर पड़ता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या बताया, क्रिया का फल हमेशा अपने आगे आने वाले पर पड़ता है। एक बार पहले आप इतना देख ले, तो थोड़ा इसको हम ऊपर कर देंगे ताकि आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आने लगे। तो क्रिया का जो फल है वो हमेशा अपने आगे आने वाले पर पड़ता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। हम कौन सी क्रिया पढ़ रहे हैं बेटे, तो हम पढ़ रहे हैं सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया पढ़ रहे हैं, सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया पर थोड़ा सा और गंभीरता के साथ चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है आपके लिए भी, और एग्जाम के परिदृश्य से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हमने अगला पॉइंट क्या लिखा बेटा, क्रिया का फल या प्रभाव हमेशा अपने आगे आने वाले पर पड़ता है। अब सकर्मक क्रिया की थोड़ी किताबी परिभाषा देख लेते हैं। इस चीज को भी अभी समझने वाले हैं बहुत विस्तार से। जब क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर, कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, तो ऐसी क्रिया, तो ऐसी क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो ऐसी क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब इस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या बोला है हमने, एक बार और सुन लें कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, तब ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, सकर्मक। जब सकर्मक क्रिया किसी वाक्य में प्रयोग में लाई गई होगी तो वाक्य की संरचना किस प्रकार पड़ेगी, ध्यान से देखिएगा, वाक्य की संरचना किस प्रकार बनेगी। सबसे पहले आएगा कर्ता, कर्ता के मध्य में आएगा कर्म, और कर्म के बाद क्या आएगी, क्रिया। अब इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा है, सकर्मक क्रिया, सा का मतलब सहित, कर्म का मतलब कर्म, ऐसी क्रिया जिसमें क्या लगा हो, कर्म। कैसे, ध्यान से देखिए, ये क्रिया लिखा है और क्रिया के आगे लिखा है कर्म। हमेशा एक बात को याद रखेंगे, क्रिया के आगे ही कर्म आएगा, क्रिया के पीछे कर्म आएगा नहीं, पहली बात तो ये याद रखें। तो बेटा आप ध्यान से देखें, ये जो एक वाक्य दिया हुआ है, इस वाक्य में आपको बीच में कर्म लिखा दिख रहा है, इसका मतलब कर्म है, और कर्म है तो कौन सी क्रिया हो गई, सकर्म। दूसरा क्या लिखा है, क्रिया का फल हमेशा अपने आगे आने वाले पर पड़ता है। तो अगर ध्यान से आप देखने की कोशिश करेंगे, क्रिया के ठीक आगे कौन है, कर्म, क्रिया के ठीक आगे कौन है, कर्म। तो क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पे पड़ेगा, कर्म पर, और किस पर नहीं पड़ेगा, तो कर्ता पर नहीं पड़ेगा। तो वही तो परिभाषा में लिखा है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो जब वाक्य में कर्म जुड़ा है तो क्रिया का प्रभाव हमेशा अपने आगे आने वाले पर पड़ता है,
आगे कर्म है तो कर्म पर प्रभाव पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर एक उदाहरण आप बता दें तो मजा आ जाएगा, फिर हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया किस प्रकार से क्वेश्चन को करना। तो उदाहरण भी देख लो, जैसे लिखा है राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है। तो एक छोटी सी बात बताएं, लिखने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है ना, तो राम हो गया कर्ता। राम क्या हो गया? कर्ता। आपको पता है लिखना, खाना, सोना, पीना, हंसना, दौड़ना, भागना, सुनाना, ये सारी क्रिया है। तो लिखना क्या हो गई बेटा? क्रिया। अब वाक्य में कर्ता और क्रिया के बीच में आपको क्या लिखा मिल रहा है? कर्म लिखा मिल रहा है। तो ये जो लिखना क्रिया है उसका फल किस पर पड़ेगा? पत्र पर पड़ेगा। और जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। आपको ढूंढना कहाँ है? कर्ता को छांट लिया, क्रिया को छांट लिया और बीच में कर्म को ढूंढने का प्रयास करा। अब आप कहेंगे थोड़ा इसको ट्रिकी माध्यम से बताओ, जैसा सो कॉल्ड मास्टर बता देते हैं कि हाँ ये ट्रिक हो गई, वो ट्रिक कुछ है जगह काम करती है, लेकिन फिर भी आप जान ले उस ट्रिक को कि भैया इसकी एक छोटी ट्रिक भी होती है। जब वाक्य में क्या और किसे, क्या और किसे और किसी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या और किसे से प्रश्न पूछने पर, से प्रश्न पूछने पर जो उत्तर प्राप्त होता है, जो उत्तर प्राप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। अब आप कहेंगे इसका प्रयोग भी तो करके बताएं, जैसे इसी में प्रयोग करते हैं। राम क्या लिखता है? राम क्या लिखता है? तो आप कहेंगे भैया पत्र उत्तर में आ रहा है, तो वही तो हम बता रहे हैं। क्या किसी से प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिले उसे ही क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। तो पत्र निकल रहा है। राम क्या लिखता है? तो राम पत्र लिखता है। तो पत्र क्या हो गया बेटा? यहाँ पर कर्म हो गया। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? 2 4 5 6 क्रियाएं आपको याद रखनी है कि भैया कौन कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। तो ये उदाहरण उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हम 2 4 5 क्रियाओं को लिखने की बात करें कि भैया बता दो कौन कौन सी 2 4 5 क्रियाएं सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं, तो ये बहुत आसान हो जाता है आपके लिए कि भैया ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत सबसे पहले आप याद रखेंगे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, खेलना। लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, खेलना आदि। अब आप कहेंगे इसका उदाहरण लिखकर बताओ, तो लिखना का तो बता दिया, अब हम पढ़ना का बताएं। मोहन किताब पढ़ता है, तो मोहन कर्ता हो गया, पढ़ता है क्रिया हो गई, बीच में जो किताब है वो कर्म हो गया। अब प्रश्न करके देख ले, मोहन क्या पढ़ता है? तो उत्तर मिल गया किताब पढ़ता है। तो ये कुछ क्रियाएं भी आप याद रख लीजिएगा सकर्मक के अंतर्गत। तो ये थी सकर्मक क्रिया। सा का अर्थ होता है सहित, कर्म का अर्थ होता है कर्म। ऐसी क्रिया जिसमें कर्म जुड़ा हो क्या कहलाती है? सकर्मक। और फिर ये छोटा सा एक संरचना और समझने के एक प्रयास को किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा समझ में जरूर आया। अगली जो क्रिया है बेटा वो हम लोग इसी के भेद के रूप में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। हमने आपको बताया था, क्या बताया था? सकर्मक क्रिया के सकर्मक क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं बेटा? 2 होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? तो एक कर्मक और द्विकर्मक। सकर्मक क्रिया के भेदों में जो सबसे पहला आएगा वो आएगा एक कर्मक। एक कर्मक क्रिया। दूसरा जो भेद आएगा वो आएगा द्विकर्मक क्रिया। क्या आएगा बेटा? पहला आएगा एक कर्मक और दूसरा आएगा द्विकर्मक। साधारण सी बात समझ में आ रही होगी। एक का मतलब कर्म एक, तो जब क्रिया के साथ
क्रिया के साथ एक कर्म हो, एक कर्म हो। तो जब क्रिया के साथ एक कर्म हो तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? एक कर्मक क्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। अगर इसके उदाहरण पर चर्चा करेंगे, एक कर्मक क्रिया के उदाहरण पर, तो जैसे राम रोटी खाता है। तो बेटा वाक्य में क्रिया को कर कौन रहा है? खाने का काम कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है। तो जो भी व्यक्ति क्रिया को संपन्न करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता। खाना पीना, हंसना खेलना दौड़ना, ये सब क्रिया है। तो यहाँ जो खाना है वो क्रिया है कि नहीं है? क्रिया है। और बेटा कर्ता और क्रिया के बीच में क्या आ रहा है? कर्म। तो जब वाक्य में एक कर्म हो, कितने कर्म हो? एक कर्म हो, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? एक कर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? एक कर्मक। अब हम लोग दूसरी पढ़ते हैं भैया, जिसका नाम क्या है? द्विकर्मक क्रिया। देखते हैं ये क्या होता है। जब वाक्य में दो कर्म हो। कितने कर्म हो बेटा? दो कर्म हो। कितने हो? दो। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। राम बच्चों को पुस्तक पढ़ाता है। राम बच्चों को पुस्तक पढ़ाता है। बेटा पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? राम। तो आप कहेंगे भैया राम तो हो गया कर्ता, बिल्कुल सही कहा आपने। पढ़ाना यहां पर हो गई क्रिया। क्या हो गई बेटा? क्रिया। बचपन से पढ़ते चले आ रहे होगे, को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब दो चीजें आपको बच रही हैं, पहला बच्चों और दूसरा पुस्तक। तो जो पहला कर्म है वो हो गया बच्चों। पहला कर्म क्या हो गया? बच्चों, एक कर्म हो गया। और ये पुस्तक हो गया दूसरा कर्म। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे वाक्य में कितने कर्मों का प्रयोग किया गया है? दो कर्मों का प्रयोग किया गया है। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी? द्विकर्मक। अब आप कहेंगे पहचाने कैसे? तो पहचानने का साधारण सा तरीका अभी बताया था, पढ़ना सकर्मक क्रिया होती है। दो तीन चीजों से प्रयोग में और कर लें, एक शॉर्ट ट्रिक देखी थी उसका भी प्रयोग कर लें, बेकार न जाने दें उसको। तो पहला राम हमने बोला था क्या और किसे? ध्यान से देखना। राम किस को पुस्तक पढ़ाता है? उत्तर मिल गया बच्चों को, पहला कर्म हो गया। दूसरा देखते हैं, राम बच्चों को क्या पढ़ाता है? राम बच्चों को क्या पढ़ाता है? तो उत्तर मिल गया पुस्तक पढ़ाता है। तो ध्यान से आप देख रहे होंगे क्या और किसे ही से ही प्रश्न करा है और किसी से प्रयोग में लाया नहीं। तो जब हमने इनसे प्रश्न पूछा तो जो हमको उत्तर मिल गया उसे क्या कहेंगे? कर्म। तो जब क्रिया के साथ दो कर्म वाग में प्रयुक्त किए जाएं तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अब कर्म के आधार पर, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, कर्म के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद कौन सा था? अकर्मक क्रिया। अब हम लोग अकर्मक क्रिया को पढ़ने वाले हैं कि भैया अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे। नाम से ही समझ में आ रहा हो। दूसरा जो भेद है वो होगा अकर्मक क्रिया। अब इसका अगर हम विच्छेद करने की कोशिश करें तो विच्छेद में ही अर्थ है। आ प्लस कर्म। आ यहां पर उपसर्ग है जो निषेध का प्रयोग करता है। आ का मतलब नहीं, समझ लें आप, नहीं। जैसे अमर होता है, आ का मतलब नहीं, मर का मतलब मरे, जो कभी ना मरे, जो मरे ही ना, उसे कहेंगे अमर। आ का मतलब नहीं, कर्म का मतलब कर्म। तो जब वाक्य में जब वाक्य में कर्म का अभाव होता है, मतलब कर्म नहीं होता है, कर्म का अभाव होता है, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब थोड़ी किताबी परिभाषा, जैसा कि पिछली बार भी देखा था, तो देखते हैं। जब क्रिया का प्रभाव जब क्रिया का प्रभाव जब क्रिया का प्रभाव
कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। पहले संरचना देख लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम वाक्य की संरचना देखें तो बेटा क्या कर्म होगा? तो वाक्य में कर्म नहीं होगा, तो वाक्य की संरचना कैसी होगी? कर्ता और कर्ता के साथ क्या लगा होगा? क्रिया, बस खत्म। कर्ता और कर्ता के बाद क्या लगा होगा? क्रिया। ये वाक्य की संरचना है। और स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था, क्रिया का प्रभाव हमेशा अपने आगे आने वाले पर पड़ता है। तो क्रिया के आगे कर्म तो है नहीं, क्योंकि क्रिया कैसी है? अकर्मक। तो क्रिया का प्रभाव हमेशा अपने आगे आने वाले पर पड़ेगा। आगे क्या लिखा दिख रहा है? कर्ता। तो वही तो परिभाषा में लिखा है, जब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया। एक पॉइंट और याद रखना, अकर्मक क्रिया पूर्ण अर्थ नहीं देती है। पूर्ण अर्थ नहीं देती हैं। जब कर्म होगा ही नहीं तो अर्थ कैसे देंगे? इस बात को भी आप याद रखिएगा कि जो अकर्मक क्रिया होती है वो पूर्ण अर्थ नहीं देती है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा बेटा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के हम लोगों ने भेदों पर तो चर्चा नहीं करी है, क्योंकि अकर्मक जब कर्म ही नहीं है तो भेद कैसे का प्रयोग किया जाएगा? अब आप कहेंगे भैया कुछ हमको ऐसे शब्द बता दो जिसमें अकर्मक क्रिया हो, ताकि आप देखते ही पहचान जाए। जैसे सो, दौड़, चल, उदाहरण पे देख लेते हैं। उदाहरण अगर देखने की कोशिश करें तो चल, सो, दौड़, नाच। अब इसका एक वाक्य देखेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मोहन मोहन सोता है। मोहन सोता है। एक छोटी सी बात बताएं, सोना यहाँ क्रिया हो गई और क्रिया को कौन कौन रहा है? कहेंगे मोहन, तो मोहन हो गया कर्ता, और सोना यहाँ पर क्या हो गई बेटा? क्रिया। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि वाक्य में कर्ता है और क्रिया है, बीच में कहीं पे भी कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। काल के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण, जैसा कि आपको लिखा दिख रहा होगा, काल के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। काल के आधार पर हम लोगों ने बेटा क्रिया को 3 भागों में विभाजित किया था। सबसे पहला होगा बेटा वर्तमान कालिक क्रिया, दूसरा होगा बेटा भूतकालिक क्रिया, और तीसरा क्या होगा? भविष्यकालिक क्रिया। तो काल के आधार पर क्रिया के कितने भाग थे? 3 भाग थे। पहला था वर्तमान कालिक, दूसरा है भूतकालिक, और तीसरा क्या है? भविष्यकालिक। अब एक एक करके हम लोग इनको पढ़ने वाले हैं कि वर्तमान कालिक क्रिया किसे कहेंगे? वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया बेटा क्रिया के जिस स्वरूप से किसी कार्य का वर्तमान समय में होना स्पष्ट हो, ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? वर्तमान कालिक क्रिया। क्रिया के जिस स्वरूप से जिस स्वरूप से किसी कार्य का वर्तमान समय में वर्तमान समय में वर्तमान समय में होने की बात बात स्पष्ट हो, ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं बेटा? वर्तमान कालिक क्रिया। मतलब क्रिया के ऐसे स्वरूप से किसी कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए, ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? वर्तमान कालिक। अगर इसके उदाहरण को देखें बेटा हम, तो राम खाना खा रहा है। राम खाना खा रहा है। मतलब क्रिया के बारे में वर्तमान समय में हमको जानकारी मिल रही है कि अभी भी क्रिया चल रही है, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? वर्तमान कालिक क्रिया। तो वर्तमान कालिक क्रिया क्या होती है बेटा? क्रिया के जिस स्वरूप से किसी कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए, इस बात की स्पष्टता मिले कि क्रिया वर्तमान समय में मतलब अभी भी चल रही है, या अभी भी हो रही है, या अभी हुई है,
ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? वर्तमान कालिक क्रिया। बहुत आसान सा भेद है, 100% समझ में आएगा। दूसरा आएगा भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया, तो जैसा वर्तमान कालिक था, क्रिया के जिस स्वरूप से किसी कार्य का बीते हुए समय में, क्रिया के जिस स्वरूप से किसी कार्य का बीते हुए समय में होने की स्पष्टता सिद्ध हो, ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं बेटा? भूतकालिक क्रिया कहते हैं। क्रिया के जिस स्वरूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में होने की स्पष्टता हो, या फिर बेटा कह सकते हैं जानकारी मिले। क्या मिले बेटा? जानकारी मिले। तो क्रिया के ऐसे स्वरूप को हम लोग भूतकालिक क्रिया के रूप में पढ़ते हैं। तो मतलब क्या है बेटा? मतलब क्रिया के बीते हुए समय में होने की जानकारी प्राप्त होगी तो क्रिया हो जाएगी भूतकालिक, और क्रिया के वर्तमान समय में होने की जानकारी मिलेगी तो क्रिया हो जाएगी वर्तमान कालिक। अब जैसे कोई भी कार्य बीते हुए समय में हुआ है तो वो इसी के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर था लगा है, और था आप जानते हैं बीते हुए समय की जानकारी देता है, और बीता हुआ समय 15 अगस्त 1947 पीछे निकल चुका है। तो जब भी क्रिया हमको बीते हुए समय की जानकारी दे कि कार्य बीते हुए समय में संपूर्ण हुआ है, संपन्न हुआ है, पूरा हुआ है, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है बेटा? भूतकालिक। ठीक उसी प्रकार भविष्यकालिक भी क्रिया देखेंगे। भविष्य कालिक क्रिया, और वही बेटा भविष्यकालिक क्रिया का भी अर्थ वही होता है जैसा कि पीछे हम लोगों ने देखा कि क्रिया भविष्य में होने की जानकारी मिलेगी हमको कि क्रिया आने वाले समय में होने वाली है। क्रिया के जिस स्वरूप से क्रिया के जिस स्वरूप से किसी कार्य का आने वाले समय में पूर्ण होने की स्पष्टता सिद्ध हो, ऐसी क्रिया क्या कहलाती है बेटा? भविष्यकालिक। मतलब क्रिया आने वाले समय में होगी तो ऐसे क्रिया के भेद को क्या कहेंगे? भविष्यकालिक। अगर इसके उदाहरण पर चर्चा करें, जैसे सीता कल विद्यालय जाएगी। सीता कल विद्यालय जाएगी। तो आपको यहाँ पर कल मतलब आने वाले समय में विद्यालय जाने की क्रिया को संपन्न करेगी। तो बेटा ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? भविष्यकालिक क्रिया। तो हम लोगों ने काल के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण 3 भागों में किया। जब क्रिया के वर्तमान समय में होने की पुष्टि हो तो वर्तमान कालिक क्रिया, जब क्रिया के बीते हुए समय में होने की पुष्टि हो तो भूतकालिक क्रिया, जब क्रिया के आगे आने वाले समय में होने की पुष्टि हो तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है बेटा? भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। तो ये हमारा दूसरा भेद भी खत्म हो गया जिसमें हम लोगों ने काल के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण देखा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संरचना और रचना के आधार पर, जो कि आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पेपर में आपको इससे प्रश्न देखने को 100% मिलेगा ही मिलेगा, और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन होती हैं कि भैया इनमें बेसिक अंतर क्या होता है, सामान्य अंतर क्या होता है, हम कैसे पहचाने। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखेंगे और बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ाई करेंगे और फिर आप देखेंगे कि आप आसानी से इन सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो सबसे
इंपॉर्टेंट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा, संरचना या फिर रचना के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। संरचना के आधार पर आपके सामने 12 प्रकार लिखे हुए हैं, इन 12 प्रकारों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली आएगी बेटा सामान्य क्रिया, दूसरा आएगा संयुक्त क्रिया, तीसरा आएगा बेटा नाम धातु, चौथा होगा नाम बोधक क्रिया, पांचवा होगा बेटा प्रेरणार्थक क्रिया, छठा होगा पूर्वकालिक क्रिया, सातवां हम लोग पढ़ेंगे कृदंत क्रिया, आठवां बेटा हम लोग पढ़ेंगे अपूर्ण क्रिया, फिर पढ़ेंगे सजातीय क्रिया, फिर पढ़ेंगे बेटा मिश्र क्रिया, फिर पढ़ेंगे अनुकरणात्मक क्रिया और अंतिम रूप में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा सहायक क्रिया। तो ये क्रिया के हम लोग 12 स्वरूपों पर चर्चा करने वाले हैं एक एक करके। चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि आपको लिखा दिख रहा है, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है संरचना या फिर रचना के आधार पर क्रिया में सामान्य क्रिया। क्या है बेटा सामान्य क्रिया? क्या होती है? जब क्रिया वाक्य में एक ही प्रयोग किया जाता है, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? सामान्य क्रिया। मतलब वाक्य होगा, वाक्य में क्रिया होगी और क्रिया केवल कितनी होगी? एक। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? सामान्य क्रिया। जैसे मोहन पढ़ता है, तो यहाँ पर पढ़ना बेटा क्रिया हो गई और पूरे वाक्य में कितनी क्रिया है? केवल एक क्रिया है। जैसे सीता खेलती है, तो यहाँ पर खेलना क्रिया हो गई, तो सीता केवल एक काम करती है खेलने का। तो वाक्य में अगर आपको कभी भी एक क्रिया दिख जाए तो आप आंख बंद करके कह देंगे कि भैया ऐसी क्रिया क्या है? सामान्य क्रिया। तो सामान्य क्रिया समझ में आ गई। जब किसी वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग हो तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? सामान्य क्रिया कहलाती है। अगला है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है? जो क्रियाएं दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी होती हैं क्या कहलाती हैं? संयुक्त क्रिया कहलाती है। अभी तक एक क्रिया थी, अब दो धातुओं से मिलकर बनी होगी, मतलब दो क्रियाओं का समावेश होगा, दो क्रियाओं का योग होगा, ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया। जैसे सीता ने पुस्तक पढ़ ली है, तो बेटा अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बेटा पढ़ना एक प्रकार की क्रिया हो गई और ली बेटा ये दूसरी क्रिया हो गई। जैसे ली दूसरी क्रिया कैसे? जैसे लेना, लेना से ली बना है, लेना से क्या बना है? ली। जैसे हमने पुस्तक पढ़ ली, ली, हमने गाड़ी खरीद ली, तो खरीदना भी एक क्रिया हो गया और लेना भी क्या हो गया? एक क्रिया। पर ये जो लेना है ये अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं आया, पूरी तरीके से लेना नहीं लिखा हुआ है, पूरी तरीके से देना नहीं लिखा हुआ है। तो इसका जो छोटा फॉर्म है, जो इसका निम्नतम रूप है, वो है बेटा धातु। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो पढ़ना भी यहाँ पर एक क्रिया है और लेना भी क्या है बेटा? क्रिया। तो वाक्य में देखेंगे आप दो या दो से अधिक क्रियाएं जब भी आपको देखने को मिलेंगी, कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया। उदाहरण, मोहन खेलने लगा, तो खेलना भी अपने आप में एक क्रिया है और लगना भी अपने आप में क्या है बेटा? एक क्रिया। जैसे चोट लगना, तो लगा यहाँ पर, तो यहाँ पर खेलना तो पूर्ण स्वरूप में आया है, पर ये जो लगा है ये अल्प स्वरूप में आया है, जिसे हम लोगों ने धातु की संज्ञा दी है। अगला, मुझे आने जाने दो। देखिए वाक्य में दो क्रियाएं आपको दिख रही हैं, एक आने की और दूसरी जाने की। तो जब भी कभी आपको वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं दिख जाएंगी, आप तुरंत कह देंगे कि भैया वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया गया है? संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया गया है। अगला, प्रकाश को भूख लगने लगी, तो बेटा लगना एक प्रकार की क्रिया हो गया और लगी भी दूसरे प्रकार की क्रिया हो गया। तो देखेंगे वाक्य में जब आपको एक से अधिक क्रियाएं देखने को मिलेंगी तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया। तो पहली सामान्य क्रिया, जब वाक्य में केवल एक क्रिया हो तो ऐसी क्रिया को सामान्य क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं हो या फिर एक से अधिक संयुक्ताक्षरों के रूप में प्रयोग की जा रही हो तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं बेटा? संयुक्त क्रिया कहलाती है। तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी का पार्ट है, संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? 11। पेपर में 100% आएगा कि संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा भैया 11 भेद होते हैं। कौन कौन से 11 भेद होते हैं? सबसे पहला आएगा बेटा आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। कौन सा आएगा बेटा? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। दूसरा आएगा बेटा समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। तीसरा आएगा अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। चौथा आएगा अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। पांचवा आएगा आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। बेटा छठा देखने को मिलेगा निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। सातवां आपको देखने को मिलेगा नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। आठवां आपको देखने को मिलेगा अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया।
9वां होगा बेटा इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, 10वां होगा बेटा शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया और 11वां क्या होगा बेटा पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया। तो सबसे पहले संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं होंगी तो ऐसी क्रियाओं को संयुक्त क्रिया की संज्ञा दी जाएगी। और संयुक्त क्रिया कितने प्रकार की होती है? 11 प्रकार की होती है। या संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं क्या लिखा है, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। आरंभ का मतलब शुरुआत करना, आरंभ का मतलब शुरुआत करना। जब भी कभी किसी क्रिया की शुरुआत करी जाएगी और वो संयुक्त रूप में आ रही होगी तो ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। उदाहरण देखते हैं, मोर नाचना, नाचना पहली क्रिया और लगे ये दूसरी क्रिया। तो जब दो क्रियाएं आपस में मिले रूप में आएंगी तो ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी? संयुक्त क्रिया। अब देखिए मोर नाचने की शुरुआत हुई है तो संयुक्त क्रिया तो हो गई है और क्रिया अभी अभी चालू हुई है। तो जब क्रिया अभी अभी चालू होती तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। दूसरा, वह चलने लगा, तो पहला बेटा चलना हो गया, दूसरा लगा हो गया। तो आप देखिए क्रिया अभी अभी चालू हुई है तो ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। दूसरा है बेटा समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। कौन सी है बेटा? समाप्ति बोधक। मतलब क्रिया समाप्त हो चुकी होगी। जैसे सीता खाना खा, खा भी बेटा एक प्रकार की क्रिया है और उसके साथ क्या है बेटा? चुकी है। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया गया है क्योंकि कार्य के समाप्त होने की ओर इशारा किया जा रहा है। दूसरा, बच्चे सो चुके हैं, सो पहला हो गया और चुके हैं बेटा देखा दूसरी संयुक्त क्रिया हो गई। तो आप ध्यान से देखेंगे वाक्य में दो क्रियाएं हैं और वाक्य के अर्थ से ये स्पष्ट हो रहा है कि कार्य पूर्ण हो चुका है, इस वजह से समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत ये पढ़ा जाएगा। तीसरा है बेटा अनुमति बोधक, मतलब परमिशन लेंगे। जैसे मुझे पढ़ने दो, पहला पढ़ने और दूसरा क्या है बेटा? दो है। तो पढ़ने की परमिशन मांगी जा रही है, इसी वजह से क्या कह गया? अनुमति बोधक, अनुमति दे दे, परमिशन दे दे कार्य करने की। आप खाना खा लो, ये इस प्रकार का भी होगा, आपसे कहा जाएगा कि आप खाना खा लो। तो बेटा यहाँ पर खा और दूसरा क्या है बेटा? लो, लो लेना से हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं मिल गई तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रिया के अंतर्गत भी कौन? अनुमति बोधक। अगला है बेटा अवकाश बोधक। जब कोई काम बहुत कठिनाई से होता है, बहुत मुश्किल से होता है, बड़ी परेशानियां आती है, बड़ी समस्याएं आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं, तब हम लोग किस क्रिया के अंतर्गत इसे पढ़ते हैं? अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। उदाहरण से समझ में आएगा, मुझे बहुत मुश्किल से समय मिला है। तो आप ध्यान से देखेंगे कठिनाई से काम हो पा रहा है, बहुत ज्यादा व्यस्तता थी, बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर आए हैं, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी? अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। अगला है आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। मतलब किसी चीज की आवश्यकता होगी, जैसे तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तुम्हें राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। तो जब भी कभी आपको ऐसा लास्ट में चाहिए मिल जाए, क्या मिल जाए बेटा? चाहिए, तो आप समझ जाना भैया कि ये आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया का ही भेद है। अगला है बेटा निश्चय बोधक। निश्चय बोधक, निश्चय कर लेंगे, दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे और कहेंगे मैं यह करके ही मानूंगा। जैसे मैं आईएएस बनूंगा, दृढ़ संकल्पित हैं, निश्चय कर लिया है। तो जब भी कभी निश्चितता का बोध हो, दृढ़ संकल्पित हो जाएं, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। अगला है बेटा नित्यता बोधक। नित्य का मतलब रोज, नित्य का मतलब क्या होता है? रोज। ऐसी क्रियाएं जो रोज होती हैं, ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं बेटा? नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, हवा चल रही है। तो आप देख रहे हैं ऐसी क्रियाएं जो लगातार चलती चली आ रही हैं, रोज हो रही है, ऐसी क्रियाओं को क्या कहेंगे? नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। अगला है बेटा अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। मतलब रोज प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा काम जो आप रोज कर रहे हैं, आप रोज कर रहे हैं, ऐसे को हम किसके अंतर्गत रखेंगे? अभ्यास बोधक। जैसे मैं प्रतिदिन वॉलीबॉल खेलता हूँ, प्रतिदिन वॉलीबॉल खेलता हूँ, मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूँ, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, मैं रोज विद्यालय जाता हूँ। ऐसे कार्य जो मनुष्य की श्रेणी में प्रतिदिन किए जाते हैं, ऐसे कार्यों को हम लोग अभ्यास बोधक के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगला है इच्छा बोधक। इच्छा मतलब मन की भावनाएं होंगी, मन की इच्छाएं होंगी। जैसे मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, इच्छा है, मन की इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं, तो इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, ये भी आपकी मन की इच्छा है। तो जब भी कभी इच्छाओं को प्रकट किया जाएगा वाक्य के माध्यम से,
तो वो इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। अगला शक्ति बोधक, मतलब अपने अंदर की जो ताकत है उसे पहचानेंगे और सामने वाले को बताएंगे कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये भी कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर वो भी कैपेबिलिटी है। तो जैसे उदाहरण में क्या लिखा है, मैं यह काम कर सकता हूँ, सामने वाले को बताने की ओर इशारा कर रहे हैं कि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं यह काम कर सकता हूँ। और जब भी कभी ऐसी स्थिति आएगी तो ये किस क्रिया के अंतर्गत आएगा, ये आएगा बेटा आपका शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत। अब अंतिम हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा 11वां, जिसे हम लोग कहेंगे पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। पुनरुक्त का मतलब क्या होता है, रिपीटिशन, लगातार बार बार आना। देखिए, राज पढ़ना लिखना, पढ़ना के बाद दूसरी क्या लिखा है बेटा, लिखना। मोहन खेलना कूदना। तो बेटा आप ध्यान से देख रहे होंगे, क्रिया का लगातार रिपीटिशन होगा, तो इसे हम लोग कहेंगे पुनरुक्त क्रिया। क्या कहेंगे बेटा, पुनरुक्त क्रिया। तो हम लोगों ने संयुक्त क्रिया पढ़ा। संयुक्त क्रिया में हमने बेटा ये देखा कि जब किसी वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं हो तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के कितने भेद थे बेटा, 11 भेदों पर चर्चा करी और यही आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। तो सबसे पहली सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया के बाद दूसरी क्रिया का भेद क्या था बेटा, संयुक्त क्रिया। अब हम लोग तीसरी देखते हैं, नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया है बेटा, नाम धातु क्रिया। बहुत ध्यान से देखेंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से निर्मित क्रियाओं को ही क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया। मतलब जिन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से होता है, ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं, नाम धातु। उदाहरण देखते हैं, जैसे बात, बात है क्या, संज्ञा। और जब बेटा बात से हम लोग नाम धातु क्रिया बनाएंगे तो बनेगा बतियाना। लात से क्या बनेगा, लतियाना। जूते से क्या बनेगा, जूतियाना। बेटा हाथ लिखा है, अगर हाथ एक प्रकार की संज्ञा है तो यहाँ पर हाथ से बन जाएगा हथियाना। क्या बन जाएगा, हथियाना। मैं बेटा क्या है, सर्वनाम। जैसा कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनेगा, तो बेटा मैं सर्वनाम है और मैं से क्या बन जाएगी नाम धातु क्रिया, मिमियाना। तो अगर आप ध्यान से देखें, आना आना लास्ट में जरूर लगेगा। गरम, तो बेटा गरम से क्या बन जाएगा, गरमाना। तो हम लोगों ने अगली क्रिया का तीसरा भेद देखा, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या थी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से निर्मित क्रियाएं क्या कहलाती हैं, नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। अब संज्ञा से कौन सा हो गया, जैसे बात से बतियाना, लात से लतियाना, जूते से जुतियाना, ठीक है, हाथ से हथियाना। मैं सर्वनाम हो गया, मैं से मिमियाना। गरम से गरमाना, गरम विशेषण है, विशेषता बताने का कार्य करता है। तो तीसरी हमारी नाम धातु क्रिया भी क्या हो गई बेटा, खत्म। चौथी आएगी बेटा नाम बोधक। क्या है बेटा, नाम बोधक। संज्ञा सर्वनाम के साथ क्रिया जोड़ने से, क्या जोड़ने से बेटा, क्रिया। संज्ञा और सर्वनाम के साथ क्या जोड़ेंगे, क्रिया। और जब क्रियाएं जोड़ेंगे तो ऐसी जो बनने वाली क्रियाएं आएंगी वो क्या कहलाएंगी, नाम बोधक। बेटा बच्चों को इन दोनों में बड़ी कंफ्यूजन होती है, दो दो तीन तीन बार आप जब इसे पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे तब आपकी समस्याएं दूर होने लगेंगी। तो बेटा क्या देखा, संज्ञा सर्वनाम में क्रिया जोड़े, जैसे संज्ञा और विशेषण, संज्ञा और विशेषण, संज्ञा और विशेषण। देखिए जैसे गोली, क्या है बेटा, गोली। यहां सर्वनाम नहीं होगा बेटा, यहां पर विशेषण आप याद रखिएगा, विशेषण, माफी चाहते हैं, यहां पर विशेषण याद रखिएगा बेटा, यहां सर्वनाम नहीं विशेषण होगा। उदाहरण, संज्ञा या विशेषण और उसमें जब क्रिया जोड़ देंगे तो बनने वाली क्रियाएं क्या कहलाएंगी, नाम बोधक क्रिया। जैसे गोली, गोली संज्ञा है बेटा, और जब इसमें हमने क्रिया जोड़ी मारना तो बन जाएगा गोली मारना। तो गोली मारना कौन सी क्रिया आ जाएगी, नाम बोधक क्रिया। जैसे आंख, संज्ञा है बेटा, आंख क्या है, संज्ञा है, संज्ञा। जब आंख में हमने क्रिया जोड़ी तो बन जाएगा आंख मारना। फिर तीसरा है बेटा दुखी, दुखी में जब हम लोगों ने क्रिया जोड़ी तो होना जोड़ा तो बन जाएगा दुखी होना। तो प्रश्न आपसे कोई पूछे गोली मारना, आंख मारना, दुखी होना में कौन सी क्रिया है, तो आप ये देखेंगे कि जब भी कभी संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया का प्रयोग किया जाएगा तो बेटा ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी, नाम बोधक क्रिया। क्या कहलाएगी, नाम बोधक। इसमें देखेंगे आप क्रिया आप नहीं पहचान पा रहे हैं, ये संयुक्त रूप में आ गया और यहाँ पर क्रिया आपको अलग स्वरूप में ही दिखेगी, ये बात आप मान लें। तो हमने सबसे पहले सामान्य देखा, फिर संयुक्त देखा, फिर नाम धातु देखा, चौथी कौन सी देखी बेटा, नाम बोधक क्रिया। अगली है बेटा प्रेरणार्थक क्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी है बेटा, प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं का प्रयोग प्रेरणा स्वरूप किया जाता है, कैसे किया जाता है, प्रेरणा स्वरूप, अर्थात कर्ता स्वयं कार्य ना कर कर
किसी अन्य से कार्य संपन्न कराता है, ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती है। मतलब प्रेरणार्थक मतलब प्रेरणा देगा, खुद काम नहीं करेगा। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर प्रेरणा देने का काम करता है, तो दूसरा व्यक्ति काम करता है जाकर के नहीं। तो जब आप किसी को प्रेरणा दे रहे होंगे तो आप काम नहीं करेंगे, सामने वाला काम करेगा। जैसे आप अपने भाई बहनों से काम कराते होंगे प्रेरणा देकर, तो आप जब स्वयं कार्य न कर कर किसी दूसरे से कार्य को संपन्न करवाएंगे तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाएंगी? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला होगा प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा होगा द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में बेटा जो प्रत्यय लगेगा उस प्रत्यय का नाम होगा आना। क्या क्या प्रत्यय लगेगा? लास्ट में आना। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो बेटा प्रथम प्रेरणार्थक में प्रत्यय क्या लगेगा? आना। और द्वितीय प्रेरणार्थक में प्रत्यय क्या लगेगा? वाना। प्रथम प्रेरणार्थक में प्रत्यय क्या लगेगा? आना। और द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना। जैसे एक क्रिया लिखी है बेटा, यहां से देखें आप, लिखना। जैसे मैं लिखता हूं, तो ये तो जब क्रिया मैं स्वयं संपन्न कर रहा हूं तब लिखना हो गया। अब हम इसमें आना लगाएंगे। लिखना में आना तो लिखाना, लिखाना, लिखाना दूसरे से लिखाना। जैसे आपको स्कूल में काम दिया जाता होगा तो आप खुद नहीं लिखते होगे, आप किसी दूसरे से लिखा लेते होगे। तो क्रिया आप खुद नहीं कर रहे हो, दूसरे से करा रहे हो, तो लिख का बन जाएगा लिखाना। और बेटा ये प्रथम प्रेरणार्थक था। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या बन जाएगा? लिखवाना। जैसे मैं खुद काम कर रहा हूं, जब मैं खुद काम कर रहा हूं तो पढ़ना हो गया। क्या हो गया बेटा? पढ़ना। जब मैं क्रिया को स्वयं कर रहा हूं तो मैंने कह दिया पढ़ना, लेकिन ये तो प्रेरणार्थक नहीं है, ये तो मूल क्रिया है। प्रथम प्रेरणार्थक में पढ़ाना, पढ़ाने का मतलब मैं किसी दूसरे को पढ़ा रहा हूं। तो जब दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और दूसरा उससे कुछ सीख रहा है, दूसरा कुछ कर रहा है, पढ़ाना। जब हम पढ़ा रहे हैं तो वो सुन रहा है, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो बेटा ये प्रेरणार्थक हो गई। हम आपको प्रेरणा देकर काम करवा रहे हैं कि भैया पढ़ो, पढ़ोगे तो पास होगे, नौकरी लगेगी, जिंदगी आसान होगी। और नहीं तो आप देख तो रहे हो दौर कैसा है। तो हमने क्या बताया? जब क्रिया कर्ता स्वयं न कर कर किसी दूसरे से कराए तो प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरे से प्रेरणा देकर तीसरे से कराए तो द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे मैं स्वयं क्रिया करता हूं तो मैं पढ़ता हूं, दूसरे को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाना हो गया। और तीसरा आ जाए तो पढ़वाना, मैं बिटिया को सरजी से पढ़वाना है, मुझे बिटिया को सरजी से पढ़वाना है। तो कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया? 3। बहुत आसान है। अगर ज्यादा कुछ याद ना रहे तो आना लग जाए तो प्रथम प्रेरणार्थक, और वाना लग जाए तो क्या हो गया? द्वितीय प्रेरणार्थक। या फिर जब क्रिया में एक व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट हो तो बेटा मूल क्रिया, 2 व्यक्ति आ जाए तो बेटा प्रथम प्रेरणार्थक, 3 व्यक्ति आ जाए तो बेटा कौन सी? द्वितीय प्रेरणार्थक। आप इस बात से भी याद रख सकते हैं। जैसे लगना, लगाना, लगना और फिर क्या है? लगाना। और फिर लास्ट में वाना लगा मिल जाएगा, लगवाना। फिर बेटा सजना, मुझे सजना है, मुझे सजना है, मैं क्रिया स्वयं कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं, ठीक है। अब मुझे सजाना है, किसी दूसरे को सजाना है, 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया, 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया। तीसरा, मुझे दीदी को ब्यूटी पार्लर वाली से सजवाना है, तो अब कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया? 3। जब क्रिया में एक, मुझे सजना है, मुझे सजना है, तो एक आदमी आ गया। मुझे सजाना है, दूसरे को सजाना होगा, 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया। और 3, मुझे सजवाना है, मुझे अपनी दीदी को ब्यूटी पार्लर वाली से सजवाना है, मुझे अपनी दीदी को ब्यूटी पार्लर वाली से सजवाना है। तो क्रिया में कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ? 3। तो जब क्रिया में एक लोग का इन्वॉल्वमेंट हो, एक लोग प्रतिभागी बने आकर, तो मूल क्रिया। जब 2 लोग बन जाए तो प्रथम प्रेरणार्थक, और जब 3 लोग बन जाए तो बेटा द्वितीय प्रेरणार्थक के अंतर्गत आएगा। ये भी ना याद रहे तो आना और वाना से कर लेना, दोनों ही सही। अगला है बेटा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता एक क्रिया की समाप्ति कर दूसरी क्रिया आरंभ करता है तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मतलब एक क्रिया को खत्म कर कर तुरंत दूसरी क्रिया को आरंभ करेगा, ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे बच्चे खेलने के लिए जिद कर रहे थे तो माता जी ने कहा पढ़ोगे फिर जाओगे, तो मोहन था अभी पढ़कर कंप्लीट ही हुआ है काम स्कूल का और तुरंत भाग गया। जैसे मोहन पढ़कर खेलने गया, तो पढ़कर एक क्रिया हो गई, और खेलने, खेलना भी एक क्रिया हो गई ना, खेलने गया। तो जब एक क्रिया की समाप्ति के तुरंत बाद दूसरी क्रिया का शुभारंभ हो जाएगा
तो पहली वाली जो क्रिया है जो पूर्ण हो चुकी है उसके लास्ट में कर प्रत्यय लगेगा। कैसा प्रत्यय लगेगा? कर लिखा हुआ है। जो पहले क्रिया संपन्न हुई है, जो संपन्न पहले हुई है, उसके लास्ट में क्या लगेगा? कर प्रत्यय लगेगा। जैसे मोहन खेलकर पढ़ने गया, मोहन खेलकर पढ़ने गया, तो बेटा खेला पहले उसने और उस क्रिया को समाप्त करा। जो क्रिया समाप्त हो गई उसमें कौन सा प्रत्यय लगा? कर लग गया, खेलकर। अब पढ़ने गया, कहां गया बेटा? पढ़ने, तो पढ़ने की दूसरी क्रिया हो गई। तो हमने आपको क्या बताया? जब एक क्रिया की समाप्ति पर दूसरी क्रिया का शुभारंभ हो जाएगा तो जो क्रिया समाप्त हो चुकी है उसके अंत में हम लोग कर प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे, तो जो क्रिया होगी उसे पूर्ववर्ती क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब पूर्व, पूर्व का मतलब पीछे, पीछे का मतलब पहले, जो पहले संपन्न हुई है। जैसे सीता दवा खाकर बाजार जाएगी, तो बेटा दवा आपको दिख रहा है और खाकर क्या लिखा है बेटा? खाकर। तो खाना यहां पर क्रिया हो गई, उसमें कर प्रत्यय लगा दिया, तो मतलब ये पूर्ववर्ती क्रिया हो गई। तो अगर कोई पूछे, एक वाक्य दे दे कि इसमें पूर्ववर्ती क्रिया को पहचानिए, तो बहुत आसान है, जिसके लास्ट में कर लगा होगा वो कौन सी क्रिया होगी? पूर्ववर्ती क्रिया। पूर्ववर्ती क्रिया होती क्या है? जब वाक्य में एक क्रिया की समाप्ति होगी और दूसरी क्रिया का शुभारंभ होगा तो पीछे समाप्त हुई क्रिया के अंत में कर प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, ऐसी क्रिया पूर्ववर्ती क्रिया कहलाती है। चलिए अगला है बेटा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? जब वाक्य में मुख्य ऑब्लिक मूल क्रिया के साथ जो क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, सहायक क्रिया काल बताती है। अभी समझते हैं, काल का मतलब समय के बारे में जानकारी देती है कि क्रिया कब हुई। उदाहरण देखते हैं, सीता पढ़ती है। तो एक छोटी सी बात बताएं, यहां पर पढ़ना क्रिया है कि नहीं है? बिल्कुल क्रिया है। तो पढ़ना जो क्रिया है उस क्रिया का नाम है मुख्य क्रिया। क्या नाम है बेटा? मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया के जस्ट पीछे, याद रखिएगा, मुख्य क्रिया के जस्ट पीछे, फिर से सुन लीजिए, मुख्य क्रिया के जस्ट पीछे, मुख्य क्रिया के तुरंत बाद आने वाली जो क्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। जैसे पढ़ना मुख्य क्रिया हो गई और उसके पीछे क्या लिखा हुआ है? तो है क्या हो गया बेटा? सहायक क्रिया। क्या आपको बात समझ में आई? मुख्य क्रिया जो करता करता है क्रिया, उसके जस्ट पीछे, उसके जस्ट पीछे, पीछे का मतलब आगे आने वाला, मेरा तो पीछे होगा, आप इधर देखिए, यहां से उसके जस्ट आगे, उसके जस्ट आगे आपको जो क्रिया लिखी मिलेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? सहायक क्रिया। क्या कहेंगे बेटा? सहायक क्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगला उदाहरण देखते हैं, मैंने बहाना सोच लिया। मैंने बहाना सोच लिया। तो एक छोटी सी बात बताओ, सोचना यहां पर क्रिया हो गई और सोचना के जस्ट आगे आपको क्या दिखा मिल रहा है? लिया। तो इस वाक्य में जो लिया है वो हो गई बेटा सहायक क्रिया। क्या हो गई बेटा? सहायक क्रिया। और सोचना क्या हो गई बेटा? सोचना आप कहेंगे भैया ये है मुख्य क्रिया। कुछ नहीं करेंगे आप, वाक्य में मुख्य क्रिया को ढूंढ लेंगे और जैसे ही मुख्य क्रिया मिलेगी उसके आगे आने वाली क्रिया कौन सी है? सहायक क्रिया। हमने आपको बताया सहायक क्रिया अर्थ को स्पष्ट करती है और काल को भी बताती है। जैसे पीछे देखिए, ये है लिखा है, तो है सहायक क्रिया है और ये काल को बताने का काम कर रही है का मतलब हो गया वर्तमान कालिक, था हो जाता तो भूतकालिक, गा गी गे हो जाता तो भविष्यकालिक। काल का मतलब समय, क्रिया किस समय हो रही है उसके बारे में जानकारी देगा। अगला देखो, पिताजी विद्यालय चले गए। तो बेटा चले, चलना, चले जो है वो चलना से मिलकर बना है, तो बेटा ये चलना हो गया मुख्य क्रिया और इसके पीछे जो गए लिखा है वो क्या हो गया? सहायक क्रिया। ठीक उसी प्रकार बेटा खाना, खा, खा, खाना, खाना, खा ले, खा ले, खाना, खाना, खाने को खाना, तो यहां पर खा हो गया मुख्य क्रिया और बेटा जो रहे हो जो आपको लिखा दिख रहा है वो हो गया सहायक क्रिया। अगला, पिताजी अखबार पढ़ चुके हैं। तो बेटा पढ़ना यहाँ मूल क्रिया हो गई, पढ़ना के पीछे जो कुछ भी लिखा है वो किसके अंतर्गत आएगा? सहायक क्रिया के अंतर्गत आएगा। कैसे पहचानेंगे? मुख्य क्रिया के जस्ट आगे आने वाली क्रिया क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है। अगला, कृदंत क्रिया। अगली कौन सी है बेटा? कृदंत क्रिया। जिन धातुओं में कृत प्रत्यय लगाए जाते हैं ऐसी क्रियाएं कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं? कृदंत क्रिया। जिन धातुओं में कौन से प्रत्यय लगते हैं? कृत प्रत्यय। ये क्या होता है अभी समझते हैं। ये तीन प्रकार की होती हैं ऐसी। पहली वर्तमान कालिक, जब भी कभी वाक्य में आपको लास्ट में ता ती ते, रहा है, रही है, रहे हैं आपको लिखा मिल जाए
और पूछा जाए क्रिया का कौन सा स्वरूप है और ऑप्शन में पूछे कृदंत, या फिर पूछ ले निम्नलिखित में से कृदंत क्रिया कौन सी है, तो ता ती ते मिल जाए, या फिर रहा है रही है रहे हैं मिल जाए, तो ये कौन सी क्रिया के अंतर्गत आता है, वर्तमान कालिक। जैसे मोहन खेलता है, प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से कौन सी कृदंत क्रिया का भेद है, उसी में एक ऑप्शन होगा मोहन खेलता है, तो ता मिल गया आपको लास्ट में ता, तो ता जैसे ही आया तो कृदंत क्रिया आया, और कृदंत क्रिया में भी किसकी जानकारी दे रहा है, वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया। अगर बेटा लास्ट में आ या फिर या आ जाए या फिर क्या आ जाए, या प्रत्यय आ जाए, तो ये भूतकालिक हो जाती है। जैसे मोहन गया, मोहन गया, तो आप देखो यहां पर आपको लास्ट में या दिख रहा है, और जैसे ही या दिख जाए या फिर आ दिख जाए, कौन सी क्रिया हो जाएगी, भूतकालिक कृदंत क्रिया। अगला है भविष्यकालिक कृदंत क्रिया। भविष्यकालिक कृदंत क्रिया जिसमें आपको अंत में गा गी गे प्रत्यय मिल जाएगा, ऐसी क्रिया भविष्यकालिक कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन विद्यालय जाएगा, गा आपको लास्ट में गा मिल गया, जैसे ही गा मिल जाए आप तुरंत कह दीजिएगा ये कृदंत क्रिया के अंतर्गत भविष्यकालिक कृदंत क्रिया का उदाहरण है। जैसे लिखा है मोहन पढ़ता है, तो ता है बेटा, ता है, ता मिल गया आपको, तो वर्तमान कालिक। दौड़ रही है, तो बेटा दौड़ तो क्रिया हो गई, और रही देखो आपको लास्ट में दिख रहा है, तो बेटा ये रही हो गई कृदंत क्रिया। फिर हमने आपको बताया लास्ट में या दिख जाए, तो देखो या दिख गया। लिख प्लस बड़ा लिखा है बेटा, ये जो लिखा हुआ है लिखा, तो लिख को अगर आप विखंडित करेंगे तो लिख प्लस बड़ा, तो लास्ट में क्या मिल गया, बड़ा, तो भी कौन सी क्रिया हो गई बेटा, कृदंत क्रिया। प्रतियोगिता देगा, लास्ट में गा मिल गया बेटा, फिर लास्ट में गी मिल गया, तो जब भी आपको गा गी गे मिल जाए, ता ती ते रहा है रही है रहे हैं बड़ा या फिर या मिल जाए, तो ये सारी कृदंत क्रिया के अंतर्गत आती है। अगली है बेटा सजातीय क्रिया। जब वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु से निर्मित हो, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, सजातीय क्रिया। जैसे ध्यान से देखो, मोहन ने लड़ाई, मोहन ने लड़ाई, ये लड़ाई कर्म है बेटा, लड़ाई क्या है, कर्म। मोहन ने क्या लड़ी, उत्तर मिल गया मोहन ने लड़ाई लड़ी, तो लड़ाई कर्म है, और देखो कर्म से ही क्रिया बनी है, लड़ाई से लड़ निकाल लिया, लड़ी बना दिया, मोहन ने लड़ाई लड़ी। सीता ने पढ़ाई, पढ़ाई कर्म है बेटा, पढ़ी, पढ़ी यहां पर क्रिया हो गया, तो पढ़ से आपको कर्म भी बना दिख रहा है और पढ़ से क्रिया भी बनी दिख रही है। तो जब क्रिया और कर्म एक ही धातु से निर्मित होते हैं, एक ही जाति के होते हैं, एक ही जैसे दिखते हैं, एक ही रूप में होते हैं, ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, सजातीय क्रियाएं कहलाती हैं। अगला है बेटा मिश्र क्रिया। मिश्र क्रिया क्या होती है बेटा, तो संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण, क्या बोला हमने बेटा, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण से निर्मित क्रियाएं क्या कहलाती हैं, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण से निर्मित क्रियाएं क्या कहलाती हैं, मिश्र क्रियाएं। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप यहां पर देख लें, मिश्र क्रियाएं, मिश्र क्रियाएं, मिश्र क्रियाएं क्या होती हैं, तो संज्ञा, क्या बोला बेटा, संज्ञा विशेषण, विशेषण और क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण, इन तीन से निर्मित क्रियाएं क्या कहलाती हैं बेटा, मिश्र क्रियाएं कहलाती हैं। संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण से निर्मित क्रियाएं क्या कहलाती हैं, मिश्र क्रिया। देखते हैं, याद संज्ञा है बेटा, आना जोड़ दिया तो बन गया याद आना, तो ये हो गई मिश्र क्रिया। फिर गोली, फिर क्रिया जोड़ दी मारना, तो बन गया गोली मारना, ये भी मिश्र क्रिया है। तो संज्ञा से निर्मित क्रियाएं क्या कहलाती हैं, मिश्र क्रिया। अब विशेषण से निर्मित देखते हैं, सुंदर विशेषण है, दिखना क्रिया है, बनने वाली क्रिया सुंदर दिखना, ये क्या हो गया बेटा, ये भी हमारा हो गया मिश्र क्रिया। अगला अच्छा, अगर अच्छा की बात करें तो ये भी बेटा आपको क्या है, विशेषण। और लगना, ये भी बेटा क्रिया है, तो बन गया अच्छा लगना, तो ये विशेषण से हो गया। अब क्रिया विशेषण, ऊपर रखना, रखना क्रिया हो गई, ऊपर क्रिया विशेषण, ऊपर रखना बन गया, तो ऐसी क्रिया को मिश्र क्रिया कह दिया। भीतर करना, भीतर बेटा क्रिया विशेषण है, करना क्रिया हो गई, बनने वाली क्रिया क्या कहलाएगी, मिश्र क्रिया के अंतर्गत रखी जाएगी। तो मिश्र क्रिया क्या होती है, संज्ञा विशेषण
और क्रिया विशेषण से निर्मित जो क्रियाएं होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मिश्र क्रिया। अगला है अनुकरणात्मक क्रिया। ध्वनियों से निर्मित, ध्वनियां, जो ध्वनियां निकल रही हैं उनसे निर्मित क्रियाएं क्या कहलाएंगी? अनुकरणात्मक क्रियाएं। जैसे झनझन, जैसे आप किसी चीज को बजाएंगे तो ध्वनि निकलेगी झनझन, तो झनझन से बनेगा झंझनाहट। थप थप, थप थप से बनेगा थपथपाहट। जब थप थप करते हैं किसी चीज पर तो ध्वनि निकलती है, वो जो ध्वनि निकल रही है थप थप की, उसी से जब हम क्रिया बना देते हैं तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? अनुकरणात्मक क्रियाएं। जिसमें का उदाहरण झंझन से झंझनाहट और थप थप से थपथपाहट आपने देखा। अगला देखते हैं बेटा अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया क्या बोलते हैं बेटा? अपूर्ण क्रिया। जो क्रियाएं पूर्ण अर्थ नहीं देती हैं, बेटा ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। ये हम लोगों ने 10वें नंबर का देखा था, अब 12वीं देखते हैं हम लोग। पूरी अच्छे तरीके से आप लोग लिखते चलेंगे। अपूर्ण क्रियाएं, अपूर्ण क्रियाएं, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो क्रियाएं पूर्ण अर्थ नहीं देती हैं, जो क्रियाएं पूर्ण अर्थ नहीं देती हैं, जो क्रियाएं पूर्ण अर्थ नहीं देती हैं क्या कहलाती हैं? अपूर्ण क्रियाएं कहलाती हैं। अभी समझ में आएगा उदाहरण से। अपूर्ण क्रियाएं के दो भेद होते हैं। पहला होता है अपूर्ण सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक, और दूसरा होगा अपूर्ण अकर्मक। पहला होगा अपूर्ण सकर्मक और दूसरा कौन सा होगा? अपूर्ण अकर्मक। तो जो क्रियाएं पूर्ण अर्थ नहीं देती हैं क्या कहलाती हैं बेटा? अपूर्ण क्रियाएं कहलाती है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा बेटा। जैसा लिखा है अपूर्ण सकर्मक, कर्म होने पर भी पूर्ण अर्थ नहीं देती हैं, कर्म होने पर भी पूर्ण अर्थ नहीं देती हैं। अपूर्ण सकर्मक में क्या लिखेंगे बेटा? कर्म होने पर भी पूर्ण अर्थ नहीं देती हैं, कर्म होने पर भी पूर्ण अर्थ नहीं देती हैं। ठीक है, ध्यान से उदाहरण देखते हैं। मैं आपको समझता हूं, मैं आपको समझता हूं। क्या लिखा है बेटा? मैं आपको समझता हूं। क्या समझते हो? मूर्ख समझते हो, बुद्धिमान समझते हो, चालाक समझते हो? समझना अगर हम लोग यहां देखें तो समझना किसके अंतर्गत आएगा? सॉरी, समझना सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। और यहां पर सॉरी, यहां पर स्पष्टता ही नहीं हो पा रही है कि आप हमें क्या समझते हो। ध्यान से समझिएगा, समझना यहां पर सकर्मक क्रिया है और सकर्मक क्रिया यहां पर मौजूद होने के बावजूद भी हम यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि सामने वाला हमें क्या समझता है, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब जैसे क्या समझते हो, अभी हम इसी वाक्य को लिख दें, मैं आपको चालाक समझता हूं, मैं आपको चालाक समझता हूं। तो ये वाक्य में पूर्ण सकर्मक क्रिया है। समझना यहां पर सकर्मक क्रिया है और चालाक यहां पर आपको कर्म दिख गया। प्रश्न करके देख ले, मैं आपको क्या समझता हूं? तो चालाक समझते हो। तो उत्तर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जब उत्तर मिल रहा है तो कर्म है और कर्म का अर्थ भी है। यहां पर भी आप देखें, सकर्मक क्रिया समझना तो प्रयोग किया गया है, पर यह उत्तर नहीं मिल पा रहा है कि क्या समझा जाता है सामने वाले को। तो जब भी वाक्य में सकर्मक क्रिया प्रयोग होने के बावजूद भी अर्थ ना मिले, स्पष्टता ना हो, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अगला आएगा बेटा अपूर्ण अकर्मक क्रिया। जब वाक्य में कर्म ना हो, जब वाक्य में कर्म ना हो या वाक्य में जो क्रिया का प्रयोग किया गया हो वो अकर्मक हो। कैसी क्रिया का प्रयोग किया गया हो? अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया हो। जब वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया हो और अर्थ ना मिले तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब उदाहरण देख लेते हैं बेटा। मैं हूं, या फिर दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है मोहन है, मोहन है। मोहन क्या है? तो वाक्य में जब आप देखेंगे मोहन क्या है, तो बेटा ये जो है यहाँ पर ये अपूर्ण क्रिया है। कैसी है? अपूर्ण, और वो भी अकर्मक है। अब इसका आप कहें कि भैया पूर्ण अकर्मक क्रिया बताओ, तो हमने लिख दिया मोहन वीर है। मोहन क्या है बेटा? वीर है। तो यहाँ पर जो वीर है वो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है।
तो ये था हम लोगों ने बेटा जो अंतिम देखा अपूर्ण क्रिया, मिश्र क्रिया। ये थे बेटा क्रिया के 12 प्रकार या 12 भेद संरचना के आधार पर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है? किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो बेटा क्रिया कहलाते हैं। जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? क्रिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो हम लोगों ने बेटा क्रिया का वर्गीकरण करा था और क्रिया के वर्गीकरण में हम लोगों ने कर्म के आधार पर भी क्रिया का वर्गीकरण करा था। और ये क्रिया का वर्गीकरण क्या था? तो बेटा कर्म के आधार पर हम लोगों ने क्रिया के 2 भाग करे थे। कितने भाग करे थे बेटा? 2 भाग करे थे। सबसे पहला भाग हमने आपको बताया था कर्म के आधार पर सकर्मक। क्या बताया था बेटा? सकर्मक। मतलब जिसमें कर्म जुड़ा हो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? सकर्मक। और दूसरा भाग क्या बताया था बेटा? दूसरा भाग बताया था अकर्मक। मतलब जिसमें कर्म का अभाव हो, कर्म ना हो, ऐसी क्रिया क्या होती है? अकर्मक। फिर बेटा हम लोगों ने सकर्मक का भी क्लासिफिकेशन करा था, वर्गीकरण करा था। जिस वाक्य में एक कर्म हो ऐसी क्रिया को बेटा एक कर्मक के नाम से जानते हैं। और बेटा जिस वाक्य में 2 कर्म हो ऐसी क्रिया को द्विकर्मक के नाम से जानते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं बेटा? 2। पहला कौन सा? सकर्मक। और दूसरा कौन सा होता है? अकर्मक। सकर्मक के भी कितने भेद होते हैं? तो सकर्मक के भी 2 भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो यही प्रश्न लिखा है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। अगला, तुम्हारा आना खुशी की बात है। वाक्य में आना क्या है? तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था क्रिया के मूल रूप को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि शब्द के अंत में एक प्रत्यय लगा होगा और उस प्रत्यय का नाम होगा ना। जिसके भी लास्ट में ना आ जाए आप समझ जाना क्रिया है। जैसे हंसना, खेलना, पढ़ना, दौड़ना, भागना, रोना, चिल्लाना, पढ़ाना, पढ़वाना, लास्ट में ना आपको लगा दिख रहा है तो जब भी किसी शब्द के अंत में आपको ना लगा मिल जाए आप पहचान जाइएगा भैया वो क्या है? क्रिया है। तो आना लिखा है, आना क्या है बेटा? आना एक प्रकार की क्रिया का उदाहरण है। अगला, यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो साधारण सी बात है, मुड़ना क्या है बेटा? अकर्मक क्रिया है। तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? जैसे राम मुड़ता है, हमने इसका वाक्य प्रयोग करके देखा। जब भी कभी आपको किसी प्रश्न में समस्या हो रही हो कि भैया ये इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा तो आप उसका साधारणतया वाक्य प्रयोग कर लेंगे, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है मुड़ना, तो हमने लिखा है राम मुड़ता है। राम मुड़ता है, इसका हम लोगों ने वाक्य प्रयोग कर लिया। जब वाक्य प्रयोग करा तो यहाँ राम क्या हो गया बेटा? राम कर्ता हो गया। मुड़ना यहाँ पर क्रिया हो गई। मुड़ना क्या हो गई? क्रिया। अब क्रिया लिखा है और क्रिया के जस्ट आगे आपको क्या आता दिख रहा है? कर्ता दिख रहा है, बीच में कर्म नहीं है। तो जब कर्म नहीं होता तो ऐसी क्रिया क्या होती है? अकर्मक। बिल्कुल सही लिखा है। मुड़ना किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। कह रहा है इसकी सकर्मक आप बनाकर बताइए कौन सी होगी? तो मुड़ना का जो सकर्मक क्रिया है वो हो जाएगा मोड़ना। क्या हो जाएगा? मोड़ना। इसका एक वाक्य प्रयोग करके देखते हैं। राम पुस्तक मोड़ता है। राम पुस्तक मोड़ता है। तो आप ध्यान से देखेंगे राम यहां पर क्या हो गया बेटा? कर्ता। पुस्तक यहां पर हो गई कर्म और बेटा मोड़ना यहां पर क्या हो गई? क्रिया। तो यहां पर देखा हम लोगों ने मोड़ना, क्या लिखा था बेटा? मोड़ना। मोड़ना क्या आ गई बेटा? मोड़ना के आगे आपको कर्म लिखा दिख रहा है तो मोड़ना कैसी क्रिया हो गई? सकर्मक। तो अकर्मक क्रिया को सकर्मक कैसे बनाएंगे? जो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे उनका वाक्य प्रयोग करके देखेंगे और उसमें कर्म को ऐड करेंगे। अगर कर्म व्यवस्थित रूप से बैठ जाएगा तो वही क्रिया का सकर्मक रूप होगा। अगर बैठने में कोई समस्या है, वाक्य आपको अशुद्ध लग रहा है, चाहे वो वर्तनी की दृष्टिकोण से हो, चाहे वो लिंग की दृष्टिकोण से हो, चाहे वो कारक के दृष्टिकोण से हो, अगर इन दृष्टिकोणों से वाक्य आपको अशुद्ध प्रतीत हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलत दिशा में जा रहे हैं। तो आप 2-3 और जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनका भी वाक्य प्रयोग करेंगे, आपको सही उत्तर मिल जाएगा। तो मुड़ना अकर्मक क्रिया है, इसकी सकर्मक कौन सी हो जाएगी बेटा? मोड़ना हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? कौन सी सकर्मक क्रिया है? पहली है हंसना, तुमने आज तक कभी किसी से नहीं पूछा होगा तुम क्या हंसते हो। दूसरा लिखना, बिल्कुल सही है बेटा, लिखना ही सकर्मक क्रिया का प्रत्यक्ष उदाहरण है। कैसे? राम पुस्तक लिखता है, राम कविता लिखता है, तो राम कर्ता हो गया, कविता कर्म हो गया, लिखना क्रिया हो गई। क्रिया के ठीक पहले कर्म आ जाए तो सकर्मक क्रिया होती है।
तो निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है बेटा? लिखना सकर्मक क्रिया है। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, लिखना पढ़ना ये किस क्रिया के उदाहरण है? सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, राम सो रहा है। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो हमने आपको शुरुआत में बताया था, सोना, दौड़ना, रोना, हंसना, ये सारे अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। तो बेटा ये किस क्रिया का भेद हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। ध्यान से देखते हैं, राम मोहन को रुला रहा है। जब कर्ता द्वारा किया गया कार्य, जब कर्ता द्वारा किया गया कार्य का फल कर्ता पर ना पड़े, किस पे ना पड़े? कर्ता पर ना पड़े। जब कर्ता पर नहीं पड़ेगा तो कर्म पर पड़ेगा, और जब कर्म पर पड़ेगा तो ऐसी क्रिया हो गई सकर्मक। ध्यान से देखेंगे, अकर्मक पूछ रहा है तो पहले हम वाक्य में सकर्मक को छांटने का प्रयास करते हैं। मैं गेहूं पिसवाता हूं, तो मैं गेहूं पिसवाता हूं, मैं क्या पिसवाता हूं? तो आपका उत्तर आएगा गेहूं, उत्तर मिल गया। तो जब हमने आपको बताया था क्या और किसे से प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया, तो भैया गेहूं तो यहां पर कर्म लगा मिल गया, तो ये तो सकर्मक क्रिया का हो गया। हमको बताना क्या है? अकर्मक, तो ये तो नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, श्याम निबंध लिखता है। लिखना क्रिया हो गई, श्याम कर्ता हो गया, बीच में निबंध आ गया, निबंध कर्म हो गया, तो भैया ये भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कैसे पहचानेंगे? राम क्या लिखता है तो उत्तर मिलेगा निबंध लिखता है, तो निबंध यहां पर कर्म हो गया। तीसरा देखते हैं बेटा, राम मोहन को रुला रहा है, तो कर्ता द्वारा किया गया कार्य का फल जब कर्ता पर ना पड़े, तो जब रुलाने का काम किया जा रहा है तो क्या राम पर प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। रो कौन रहा है? श्याम रो रहा है, सॉरी ये मोहन रो रहा है, तो मोहन यहां पर कर्म हो गया। अब आप कहेंगे दूसरा तरीका बताओ, राम किस को रुला रहा है? उत्तर मिल जाएगा किसको बेटा? मोहन को रुला रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाक्य में भी सकर्मक क्रिया है बेटा, पानी बरस रहा है। ध्यान से देखेंगे इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, बरसना अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? बालक खेल रहा है, हमने आपको बताया खेलना सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्रिकेट खेल रहा है, चेस खेल रहा है, कबड्डी खेल रहा है, पोलो खेल रहा है, उत्तर मिल जाएगा। बेटा पढ़ना, पढ़ना भी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। पुस्तक पढ़ रहा है, कविता पढ़ रहा है, कहानी पढ़ रहा है, उपन्यास पढ़ रहा है, रिपोर्टाज पढ़ रहा है, संस्मरण पढ़ रहा है, कुछ और पढ़ रहा है, तो जो चीजें पढ़ना है वो सारी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आए। अगला, छात्रा लिख रही है, कुछ भी लिख सकती है, पत्र लिख सकती है, पुस्तक लिख सकती है, कविता लिख सकती है, तो लिखना भी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। शिशु सो रहा है, सोना, रोना, दौड़ना, हंसना, ये सारी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो बेटा अगर अकर्मक क्रिया की बात करें तो सोना किस क्रिया के अंतर्गत आएगा? अकर्मक। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो दीपा ने कर्म करा है खिलाने का। अब यहां पर जब खिला रही है तो यहां पर एक गाय आया है और दूसरा आया है चारा, तो बेटा गाय यहां पर पहला कर्म हो गया और चारा यहां पर दूसरा कर्म हो गया। इस वाक्य में 2 कर्म लगे हुए हैं, तो ऐसे वाक्य में प्रयुक्त क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा सी। अब कहेंगे आप दूसरा तरीका बता दीजिए, तो दीपा ने किस को चारा खिलाया, तो उत्तर मिला गाय। क्या और किसे से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले उसे कर्म कहते हैं। तो पहला कर्म क्या हो गया? गाय। दूसरा, दीपा ने किस को चारा खिलाया, तो उत्तर मिला गाय, पहला कर्म हो गया। दीपा ने गाय को क्या खिलाया, तो उत्तर मिला चारा। तो बेटा यहां पर वाक्य में कितने कर्मों का प्रयोग किया गया है? 2 कर्मों का प्रयोग किया गया है। उपरयुक्त वाक्य के अंतर्गत द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला, माता जी ने पिताजी से सामान मंगवाया। देखिए मंगवाया, जो करता है माँ, जो बोलने वाली है, जो करने वाली है, जो कहने वाली है, वो स्वयं कार्य को नहीं कर रही है। किससे करवा रही है? पिताजी से। जब आप कार्य स्वयं ना करके किसी अन्य से करवाते हैं तो ऐसी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आती है। तो ये क्रिया कैसी हो गई बेटा? प्रेरणार्थक क्रिया का क्या हो गया? भेद हो गया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, प्रेरणार्थक क्रिया के अंत में या तो आना लगा देना बेटा और या तो वाना लगा देना। जब बेटा आना प्रत्यय लगाओगे तो ये बनेगी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया।
और बेटा जब वाना लगाओगे तो ये बन जाएगी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब इन वाक्यों में ढूंढने का, इन शब्दों में ढूंढने का प्रयास करते हैं किसमें आना लगा है और किसमें वाना लगा है। तो ध्यान से देखेंगे, गिरना बिल्कुल नहीं लगा हुआ है, बोलना बिल्कुल नहीं लगा है। देखिए ध्यान से, सुनाना में लिखा हुआ है सुन प्लस आना, सुन प्लस आना। तो ध्यान से देखेंगे, जिसके भी लास्ट में आना या वाना लग जाएगा वो किस क्रिया का भेद हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। तो बेटा सुनाना यहां पर कौन सी क्रिया का भेद हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया का भेद हो गया। अगला प्रश्न, अब पढ़कर क्या होगा? वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो हमने आपको बताया था जब क्रिया के अंत में कर लग जाए तो ऐसी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो बेटा इसका सही उत्तर क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया। अगला, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त, प्रवृत्त का मतलब लीन, लीन का मतलब जुड़, मतलब कि करने लगता है। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया को करने लगता है तो वह पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो हमने आपको बताया था कि पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है जिसके लास्ट में कर लगा हो। जैसे मोहन नहाकर स्कूल गया, मोहन नहाकर स्कूल गया, तो नहाकर एक क्रिया को समाप्त करा और दूसरी क्रिया स्कूल जाने की करी है, तो दो क्रियाएं हो गई। जो पहली क्रिया खत्म हो चुकी है उसके अंत में कर प्रत्यय लगा दिया, तो ऐसी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? अवकाश बोधक बिल्कुल है, निश्चय बोधक बिल्कुल है, पूर्वकालिक बिल्कुल नहीं है, भूतकालिक बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रश्न में आपको दो भेद नहीं मिलेंगे। ये प्रश्न बेटा थोड़ा सा गलत हो गया है, 14 नंबर प्रश्न गलत हो गया है। इसमें दो ऑप्शन आपको सही मिल रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। बिल्कुल हाँ, ये सही लिखा है, 15वां नंबर क्वेश्चन सही लिखा है। क्या लिखा है? कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो हमने आपको शुरुआत में बताया था जब किसी वाक्य में एक क्रिया हो और एक उसी क्रिया के बाद आने वाली मूल क्रिया की धातु हो तो ऐसी क्रिया को संयुक्त क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। और संयुक्त क्रिया के हमने आपको 11 भेद बताए थे। उन 11 भेदों में से प्रश्न क्या कह रहा है? संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, मतलब 3 होंगे और एक नहीं होगा। जैसे अवकाश बोधक बिल्कुल संयुक्त क्रिया का भेद है, निश्चय बोधक बिल्कुल संयुक्त क्रिया का भेद है, नित्यता बोधक बिल्कुल संयुक्त क्रिया का भेद है, और नाम बोधक जो है बेटा वो संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, वो संयुक्त क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। वो संरचना और रचना की दृष्टि से उन 12 मूलभूत क्रियाओं के अंतर्गत आता है जिनमें सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, नाम बोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सजातीय क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, इन क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो बेटा कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? नाम बोधक संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। अगला प्रश्न, हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आता है? तो हमने आपको बताया होगा जब संज्ञा और विशेषण से क्रिया बनती है तो ऐसी क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, जूते से जूतियाना, तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये किसके अंतर्गत आएंगी? नाम धातु। तो नाम धातु क्रिया क्या होती है? जब संज्ञा और विशेषण में हम लोग प्रत्यय लगाकर क्रिया को बनाते हैं तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? बेटा क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्कृत में हमने आपको बताया था। अगला, भारत कहां से कहां आ गया? भारत कहां से कहां आ गया रेखांकित क्रिया किस भेद के अंतर्गत आएगी? तो पहला देखो यहां पर आना एक क्रिया हो गई और दूसरी क्रिया कौन सी हो गई? गया। जब वाक्य में लगातार दो प्रकार की क्रियाओं का समावेश हो जाए, लगातार दो प्रकार की क्रियाएं आपस में जुड़ जाएं तो ऐसी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? संयुक्त क्रिया कहलाती है। अगला, पढ़ रहा था में कौन सी क्रिया है? बेटा पढ़ना पहली क्रिया, रहा था, रहा दूसरी क्रिया, राम आ रहा, सो रहा, खा रहा, तो रहा दूसरी क्रिया। तो बेटा ये किस क्रिया के अंतर्गत आएगा? ये आपका आएगा बेटा संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आएगा। अगला, एक वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। ये ढेर सारे आपको वाक्य दिख रहे हैं, इनमें कौन में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? ध्यान से देखेंगे। राम सैया पर लेट और लेट के बाद गया, दो आपको वाक्य में क्रिया दिख रही है, आसपास दिख रही है, संयुक्त क्रिया हो गया। चिल्ला उठा, दो आपको क्रिया दिख रही है, दोनों संयुक्त क्रिया हो गई। कुत्ते ने काट खाया, बेटा काटना और खाना दो प्रकार की क्रियाएं हो गई। तो बेटा आपको पहले वाले में भी संयुक्त क्रिया मिल गई, दूसरे वाले में भी संयुक्त क्रिया मिल गई,
तीसरे वाले में भी संयुक्त क्रिया मिल गई और प्रश्न की डिमांड क्या है कि संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बेटा डी ऑप्शन सही होगा। श्यामा जा रही है सामान्य क्रिया के अंतर्गत आएगा। वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग किया है, केवल जाने का प्रयोग किया गया है, तो यह संयुक्त क्रिया इस वाक्य में नहीं होगी। अगला प्रश्न, मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, में क्रिया को पहचानने की बात कर रहा है। बेटा सीखना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, ये किस प्रकार की, ये क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो सीखती है बेटा क्या हो गया, क्रिया हो गया। अगला, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया को छांटिए। कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो देखो बेटा, चलना सकर्मक क्रिया नहीं होती, सोना बिल्कुल भी सकर्मक क्रिया नहीं होती, मुस्कुराना बिल्कुल भी सकर्मक क्रिया नहीं होती, लिखना सकर्मक क्रिया होती। शुरुआत में ही बताया था, लिखना, पढ़ना इस क्रिया के अंतर्गत आता है, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है, वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है। ध्यान से देखें, पूरा वाक्य दिया है, वह यहां पर कर्ता हो गया, खेलना यहां पर बेटा क्रिया हो गई, और देखो क्या बीच में कर्म लिखा मिल रहा है, बिल्कुल भी कर्म का प्रयोग नहीं है। जब वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं होता है तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, में उड़ रही किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आता है। तो बेटा चिड़िया, क्या बोला बेटा, चिड़िया क्या करके प्रश्न पूछे, क्या उड़ रही है, चिड़िया क्या उड़ रही है, बिल्कुल नहीं। चिड़िया किसे उड़ रही है, बिल्कुल भी उत्तर नहीं मिल रहा है। जब उत्तर नहीं मिल रहा है तो क्या वाक्य में कर्म छिपा है, बिल्कुल भी नहीं कर्म छिपा है। जब कर्म नहीं छिपा है तो ऐसी क्रिया किस क्रिया के अंतर्गत आएगी, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगी। अगला, राम श्याम की किताब पढ़ता है, वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। राम श्याम की किताब पढ़ता है, वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। राम किस की किताब पढ़ता है, तो उत्तर मिल गया श्याम की किताब पढ़ता है। तो बेटा आप ध्यान से देखेंगे इसमें कौन सी क्रिया आ जाएगी, पढ़ना हमने आपको बताया था ना सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, तो पढ़ना किस प्रकार की क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया। अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, कौन सी क्रिया बेटा, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ध्यान से देखें, ये जहां तक प्रश्न हम लोग कर चुके हैं बेटा, ये प्रश्न हम लोग जहां तक कर चुके हैं जिसका सही उत्तर होगा पानी बरस रहा है। क्या होगा बेटा, पीछे कर चुके हैं आप, देख लीजिएगा जाके। अगला, उठाना किस प्रकार, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है बेटा, हो जाएगा उठना। उठना, मोहन उठता है, मोहन उठता है, मोहन करता, उठना क्रिया हो गई, बीच में कर्म नहीं, अकर्मक क्रिया हो गई। अगला, रोहन चाय पीकर बैठ गया, रोहन चाय पीकर बैठ गया, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है, पीकर लगा है बेटा, पीकर, पीकर कर लगा हो तो बेटा कौन सी क्रिया के अंतर्गत आता है, पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आता है। अगला, अब पढ़कर क्या होगा, फिर वही प्रश्न आ गया, क्रिया के साथ कर लगा हो तो कौन सी क्रिया होती है बेटा, पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आता है। अगला, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती हैं ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, जो क्रियाएं संज्ञा और विशेषण से बनती हैं ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, नाम धातु। दो आपको बताई होंगी, एक नाम धातु और दूसरी कौन सी, नाम बोधक। कह रहा है कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, तो नाम बोधक संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक में आपको आना और वाना लगा मिल जाएगा, तो ध्यान से देखेंगे इसमें सुनाना कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। अगला, पढ़ना, क्या लिखा है बेटा, पढ़ना क्रिया का कौन सा भेद है, पढ़ना, मोहन क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तो ये बेटा सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। किस क्रिया के अंतर्गत आएगा, सकर्मक, हमने आपको शुरुआत में ही बताया होगा। निम्नलिखित शब्दों में से प्रेरणार्थक क्रिया है जिसमें भी आपको आना और वाना लगा मिल जाए, तो ध्यान से देखोगे सी ऑप्शन होगा, दिलवाना। कौन सा होगा, दिलवाना, किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आएगा, प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। अंतिम प्रश्न है, माता जी ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो बेटा यहाँ पर मंगवाया में कौन सी क्रिया हो गई, दूसरे से क्रिया संपन्न कराई जाएगी, तो ये किस क्रिया के अंतर्गत आएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये थे बेटा हमारे क्रिया से रिलेटेड 35 क्वेश्चंस। अगर आपको इन प्रश्नों से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।